एक आवाज़ जो बेनज़ीर थी, एक अंदाज़ जिसमें तहज़ीब से सरोबार शाही ठसक थी, एक अदा जो जानलेवा थी और इन सब के साथ एक दिमाग था जो ज़बरदस्त और खूबसूरत था। इतना सब कुछ पुरुष प्रधान समाज में एक लड़की में होगा, ये यकीन कर पाना तो दूर, सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सच है। अगर ऐसा ना होता तो शायद आज हम आपको कोई और कहानी सुना रहे होते। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। दोस्तों, आज हम एक ऐसी लड़की के संघर्ष की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो हर लिहाज से काबिल तारीफ है। तो चलिए एक बार फिर अतीत के गलियारों में चहलकदमी करते हैं और रुख करते हैं 20वीं सदी के शुरुआती दौर का। साल 1902, कलकत्ता। एक बहुत बड़े रईस के घर पर एक संभ्रांत महफिल चल रही है। अनेक संभ्रांत मेहमानों के साथ एक अंग्रेज भी उस महफिल में आमंत्रित है। अचानक घर के सामने एक बग्गी आकर रुकती है और महफिल में फुसफुसाहट होने लगती है। शानदार लिबास और चमकते गहनों में लिपटी एक बेहद खूबसूरत लड़की बग्गी से उतरती है और बड़ी शालीनता से मेहमानों से मिलती हुई उस अंग्रेज के पास से गुजरती है और बहुत ही प्यारी आवाज में कहती है, हेलो जेंटलमैन। अंग्रेज अभिवादन में सिर झुका देता है। लड़की के चेहरे की रंगत, चेहरा मोहरा और कद काठी सब कुछ यूरोपियन लगता है। लड़की स्टेज पर पहुंचती है, महफिल शुरू होती है और जो ही वो एक ठुमरी गाना शुरू करती है तो जैसे समा ही बदल जाता है। ठुमरी खत्म होती है और अपनी खनकदार आवाज में लड़की कहती है, माई नेम इज गौहरजान एंड दिस इज माई सॉन्ग। अंग्रेज को लगता है जैसे उसे खजाना मिल गया। ये लड़की थी गौहरजान, जो हिंदुस्तान की पहली पेशेवर गायिका थी और तकरीबन 20 भाषाओं में गाने गा सकती थी। और वो अंग्रेज, वो था द ग्रामोफोन कंपनी का रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम गैसबर्ग, जिसे द ग्रामोफोन कंपनी के लिए एक हिंदुस्तानी आवाज चाहिए थी। और अभी अभी एक लंबी जद्दोजहद के बाद उसे बिल्कुल वैसी ही आवाज मिल चुकी थी जैसी उसे चाहिए थी। गैसबर्ग गौहरजान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 11 नवंबर 1902 के दिन गौहरजान को कलकत्ता के एक होटल में बने अपने टेम्परेरी स्टूडियो में बुला लिया। यह दिन गैसबर्ग के साथ साथ हिंदुस्तानी संगीत के हर एक चाहने वाले के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही के दिन पहला हिंदुस्तानी गाना रिकॉर्ड होने जा रहा था। इस दिन के बारे में गैसबर्ग ने अपने संस्मरण में कुछ यूं लिखा है। जब वो रिकॉर्डिंग के लिए आई तो उनके साजिंदे भी इस कदर प्रभावशाली थे कि मेल्बा और कैल्वे, ये दो पश्चिम की मशहूर ओपेरा गायिकाएं हैं, तो ये भी शर्मा जाएं। लोक संगीत की सबसे बड़ी वारिस का आचरण बेहद गरिमामय था। वो अपनी हैसियत भी जानती थी और मेहनताना तय करने में हमें यानी कंपनी को पसीना आ गया था। गौहर ने कंपनी से प्रत्येक रिकॉर्डिंग का 3000 रुपया लेना तय किया था, जो उस वक्त के लिहाज से काफी ज्यादा था। रिकॉर्डिंग से पहले गैसबर्ग उन्हें समझा रहा था
कि किस तरह उन्हें ग्रामोफोन के सामने गाना है। अभी गैसबर्ग ने समझाना शुरू ही किया था कि वो बोली, रिकॉर्डिंग शुरू करें मिस्टर गैसबर्ग। उनके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वो कई बार रिकॉर्डिंग कर चुकी हूं। गैसबर्ग ने गौहर को मेज पर चढ़कर दीवार पर लगे हुए रिकॉर्डिंग हॉर्न में अपना सिर डालकर जोर से गाने के लिए कहा। दरअसल उनकी आवाज के हिसाब से ही दूसरे छोर पर सुई घूमती और मास्टर शेलेक्ट डिस्क पर खांचे काटती। और इस तरह राग जोगिया में एक ख्याल के रूप में गौहर ने हिंदुस्तान का पहला गाना रिकॉर्ड किया। गाने के अंत में माय नेम इज गौहर जान कहना तकनीकी कारणों से उन दिनों की ज़रूरत भी थी, मगर ये गौहर जान का सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। तकनीकी वजहों से उन दिनों ग्रामोफोन की एक रिकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 मिनट की हो पाती थी। शास्त्रीय गायन अक्सर लंबा होता है, मगर गौहर ने ठुमरी को 3 मिनट में गाने के लिए उसमें इतनी खूबसूरती से अहम बदलाव किए कि ठुमरी की मिठास और उसका क्लासिकल टच दोनों बरकरार रहे। शायद इसीलिए उन्हें ठुमरी क्वीन भी कहा जाता था। ये बदलाव इतने शानदार थे कि गौहर के बाद के कलाकारों ने भी इन्हें जस का तस इस्तेमाल किया। 1902 से लेकर 1920 के बीच गौहर जान ने बंगाली, गुजराती, हिंदुस्तानी, तमिल, मराठी, अरबी, फारसी, पश्तो, फ्रेंच और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में 600 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। गौहर जान ने ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, भजन और तराना के जरिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दूर दूर तक पहुंचाया। उन्होंने जौनपुरी, भोपाली, मुल्तानी, भैरवी और पहाड़ी जैसे तमाम राग भी गाए। वो दक्षिण एशिया की पहली गायिका थीं जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। उनके गानों की बदौलत ही भारत में ग्रामोफोन को लोकप्रियता हासिल हुई। शायद इसीलिए कुछ लोग उन्हें द ग्रामोफोन गर्ल भी कहते थे। गौहर को हम पहला भारतीय इंटरनेशनल स्टार कह सकते हैं। माय नेम इज गौहर जान नाम से गौहर की बायोग्राफी लिखने वाले विक्रम संपत बताते हैं कि ऑस्ट्रिया में बनने वाली माचिस की डिबिया पर उनकी तस्वीर होती थी। डिबिया पर मेड इन ऑस्ट्रिया लिखा होता था और ये ऑस्ट्रिया के अलावा भारत में और कुछ और देशों में भी बिकती थी। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स कंपनियां उनकी तस्वीर छाप छाप कर अपनी बिक्री बढ़ा रही थी। पोस्टकार्ड्स भी उनकी तस्वीर चस्पा करके बिक रहे थे। पंजाब और राजस्थान के कठपुतली खेलों में उनका नाम लिया जाने लगा था। ये गौहर की ही आवाज का जादू था जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को तवायफों के कोठों से और गिने चुने रईसों की दुनिया से बाहर निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दिया था। गौहर ने उस दौर में भी महिला होते हुए एक पुरुष प्रधान समाज में जो शोहरत और दौलत हासिल की, वो एक मिसाल है। गौहर की सफलता की कहानी जितनी मज़ेदार है, सफलता तक पहुंचने की कहानी उतने ही संघर्ष और रोमांच से भरपूर। उनके बारे में सिर्फ एक एपिसोड में बात करना शायद उनकी शख्सियत के साथ नाइंसाफी होगी। गौहर की जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातों से अगले एपिसोड में रूबरू होंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और साथ ही इस एपिसोड को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अभी तक अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो तुरंत सारा काम छोड़िए और सबसे पहले वैक्सीन लगवाइए। अगले एपिसोड में एक और मज़ेदार कहानी के साथ
आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।